बर्थडे गिफ्ट 21 दिसंबर 2014 की। और आज हम लोग की बर्थडे गिफ्ट में आपको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पढ़ा देते हैं। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ये बॉडी है, इधर वाला ये जीआईटी है, बीच में ब्लड है और ये बोन है। तो ये जीआईटी, ये ब्लड, ये बोन, और ये इनटेक है कैल्शियम का, ये फीकल एक्सक्रीशन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन है जिसको मिनरलाइजेशन कहते हैं, और ये डीमिनरलाइजेशन है। और इसके अलावा हमको जो है किडनी का कैल्शियम से क्या रिलेशन है ये भी समझना पड़ता है। तो ये वाले प्रोसेसेस जो समझ ले, इनटेक, एब्जॉर्प्शन, फीकल एक्सक्रीशन, कैल्शियम इन ब्लड, कैल्शियम इन बोन एंड कैल्शियम इन किडनी, और सातवां रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो वो पूरा प्रोसेस समझ गया। रेगुलेशन करने के लिए तीन चीजें हैं। एक है पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन इस मैक्लीन यूरस साइकिल में कैल्शियम को यहां पे बढ़ाता है, इस जगह पे बढ़ाता है। अगर इस जगह पे बढ़ाता है तो इट इंक्रीजेस जीआईटी एब्जॉर्प्शन, डीमिनरलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी। और ऑब्लिग कुछ जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो कुछ फॉस्फेट जो है वो किडनी से एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये चार एक्शंस पैराथार्मोन के हो गए। इसके अलावा विटामिन डी है। विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम को बोन में बढ़ाता है, बोन में बढ़ाता है, यहाँ बढ़ाता है। तो इसलिए ये एब्जॉर्प्शन करता है और ये एब्जॉर्प्शन करता है और ये भी एब्जॉर्प्शन करता है। तीसरा लेवल जो है वो कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन जो है इसकी मैट्रिक्स ले डाउन करता है, इसकी मैट्रिक्स ले डाउन करता है, जिससे कि ऑर्डरली मैट्रिक्स में बोन में अच्छा डिपोजिशन हो सके। तो इस तरह से दीज आर द रेगुलेटर्स ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। और अब हम लोग जो हैं ये 1 से लेके 6 तक प्रोसेसेस को समझना शुरू करते हैं। तो फीकल ये जो है करीब 1000 ग्राम एब्जॉर्प्शन है, 300 के करीब एक्सक्रीशन है, 700 के करीब एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल करते हैं, क्योंकि इनटेक और एक्सक्रीशन में तो कोई खास बात है नहीं। एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है कि ये सेल है, ये सेल है जेजुनम की। तो इनके इधर की तरफ ब्लड है, इधर की तरफ ब्लड है, और इधर की तरफ जीआई ल्यूमन है इंटेस्टाइन की। तो पहली बात समझनी ये है कि भाई कैल्शियम जो है आयोनिक कैल्शियम होता है और अनायोनिक कैल्शियम होता है। तो आयोनिक और अनायोनिक कैल्शियम पे यहाँ पे एक्ट करते हैं कीलेटिंग एजेंट्स। मतलब जितना कीलेटिंग एजेंट्स ज्यादा होंगे उतना आयोनाइजेशन कम होगा। और दूसरी चीज है कि अगर पीएच जो है वो एसिडिक होगा, पीएच कम होगा, तो कैल्शियम का आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। इसलिए ये कैल्शियम क्या होता है, ये अंदर
अंदर के कैल्शियम से बैलेंस में रहता है, अंदर के कैल्शियम से ये बैलेंस में रहता है। अंदर के कैल्शियम, अंदर एक चीज होती है 125 OH ट्वाइस विटामिन डी। तो इसकी वजह से इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, इसमें ये कैल्शियम जब मिल जाता है तो ये कैल्शियम विटामिन डी बन जाता है, और कैल्शियम विटामिन डी के साथ वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाता है। इस तरह से कॉन्स्टेंटली इन प्रेजेंस ऑफ 125 OH ट्वाइस विटामिन डी कैल्शियम का आयोनाइजेशन कम, आयोनिक कैल्शियम सेल के अंदर कम होता जाता है, और बाहर से कैल्शियम जो है वो अंदर आता जाता है। अब ये कैल्शियम विटामिन डी कैल्शियम ब्लड को दे देता है और विटामिन डी रिलीज हो जाती है। विटामिन डी रिलीज हो जाती है और ये प्रोसेस जो है वो ब्रॉडली पैराथार्मोन की प्रेजेंस में होता है, पैराथार्मोन की प्रेजेंस में। अब तीसरी बात यह है कि ये विटामिन डी कहाँ से आती है। ये विटामिन डी का 21 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है, OH ऐड होता है विटामिन डी में इन द लिवर, और 24 और 25 पोजीशन पे ऐड होता है OH किडनी में। तो किडनी और लिवर की वजह से ये विटामिन डी जो है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी। और 24-25 OH विटामिन डी जो है वो स्टोरेज फॉर्म है। अब ये विटामिन डी इटसेल्फ कहाँ से आती है? तो एक तो सनलाइट से आती है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कॉलीकैल्सिफेरॉल बना लेता है। दूसरी फैट डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है इसका, उससे भी आती है। और तीसरी तो ये विटामिन डी रिलीज हो ही रही है, ये वाली विटामिन डी भी रिसाइकिल कर जाती है। इस तरह से 3 सोर्सेज है विटामिन डी के। अगर ये एब्जॉर्प्शन की साइकिल समझ में आ गई हो तो हम लोग फौरन जो है ये पता लगा सकते हैं कि व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ एब्जॉर्प्टिव फेलियर। एब्जॉर्प्शन फेल कब करेगा और कैसे करेगा? तो हम लोग यहां पे वी विल नाउ स्टेट द कॉजेज ऑफ एब्जॉर्प्टिव फेलियर। एब्जॉर्प्शन फेल ऐसे करेगा कि सबसे पहले विटामिन डी इंटेक कम हो गया, दूसरा फैट डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन कम हो गया, इसको हम कहते हैं कि फैट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो स्टेटोरिया हो गया। फैट डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी कम हो गया। तीसरी बात, सनलाइट कम हो गई, सनलाइट डिक्रीज कर गई। चौथी बात, हाइड्रोक्सिलेशन इन किडनी फेल कर गया। पांचवी बात, हाइड्रोक्सिलेशन इन लिवर फेल कर गया। अब मान लीजिए ये एक्टिव विटामिन डी है भी, तो आयोनिक कैल्शियम नहीं है। आयोनिक कैल्शियम इसलिए नहीं है कि कीलेटिंग एजेंट है, या पीएच जो है वो एल्कलाइन हो गया, आयोनिक कैल्शियम घट जाएगा, जिससे कि स्टमक में एसिड नहीं बन रहा, इसको कहेंगे ए क्लोरहाइड्रिया। अब आयोनिक कैल्शियम और विटामिन डी दोनों भी हैं मान लीजिए,
तो पैराथार्मोन कम हो गया। ऑल दीज आर रीजंस ऑफ एब्जॉर्प्टिव रिकेट्स। एब्जॉर्प्टिव रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स। तो इसकी पहचान एब्जॉर्प्टिव रिकेट्स की यह है कि रिकेट्स तो है, ओरली विटामिन डी दीजिए तो रिस्पॉन्सिव नहीं है, और अगर इंजेक्टेबल दीजिए तो रिस्पॉन्ड कर जाती है। एब्जॉर्प्टिव रिकेट्स की पहचान ये है कि ओरल विटामिन डी से रिस्पॉन्ड नहीं करती और इंजेक्टेबल से रिस्पॉन्ड कर जाती है, और एब्जॉर्प्टिव रिकेट्स के ये सारे कॉजेज हो गए। इस तरह से हम लोगों ने कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है उसकी कहानी खत्म कर दी। अब हम लोग कैल्शियम और ब्लड की बात करना शुरू। अभी इसको रोक दो ये।